नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम्स पाठशाला में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अपन आरएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो 2024-25 में होने वाला है। अभी अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि अभी अपन पढ़ रहे हैं। पृष्ठभूमि को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक तो कंपनी का शासन और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन का शासन। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश कंपनी का शासन चला गया और 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। और इस क्राउन के शासन में अभी तक अपन ने पढ़ लिया है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, और उसके बाद भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए 3 काउंसिल एक्ट आए जो क्रमशः थे 1861, 1892 और 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। आज अपन पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। फ्रेंड्स, इसको दूसरा नाम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स या सुधार लाए गए थे उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे सैमुअल मोंटेग्यू, और जो भारत के गवर्नर जनरल या जिसको बाद में 1858 में परिवर्तित नाम कर दिया गया वॉइसरॉय, वो वॉइसरॉय थे चेम्सफोर्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो पहले की आरएस एग्जाम या राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो लाइन से मैं इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको वीडियो के अंत तक दे दूंगा, और इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, वॉइसरॉय की वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय सदस्य कौन था? आपका क्वेश्चन है वॉइसरॉय की कार्यकारी परिषद में, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वॉइसरॉय की, उसमें पहला इंडियन मेंबर कौन था? दूसरा क्वेश्चन है कौन सी अधिनियम में विधायी विषयों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विषयों में विभाजित कर दिया गया? यानी कि जो सूचियां होती है ना, जो आज 3 सूचियां होती है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सूचियों को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया था। वो भारत में कॉलोनियल शासन में कौन से समय 2 भागों में बांटा गया, ये बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में प्रांतों में द्विज शासन कब लाया गया? यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का राज था तो प्रांतों में द्विज शासन, ठीक है, प्रांतों में डायरकी कब लाया गया, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 1919 में केंद्रीय विधायिका को कौन से 2 भागों में बांट दिया गया? आज अपनी केंद्रीय विधायिका आपको पता है 2 भागों में बंटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। इनको कब, पहले जब कंपनी का शासन हुआ था तो भारत में एक ही काउंसिल होती थी जिसको क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब इस गवर्नर जनरल इन काउंसिल को 1858 में क्या बना दिया, विधान परिषद। अब इस विधान परिषद को कब 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, और कौन से 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम बताना है आपको। और 5वां क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? यानी कि भारत में जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना कब की गई, ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर के अंत तक मिलेंगे, तो इसमें बने रहिए। चलो अभी अपन देखते हैं अपन आज का टॉपिक, वो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या इसको बोल सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। सबसे पहली बात, ये अधिनियम क्यों लाया गया? भारत में 1917 में जो भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कौन, मोंटेग्यू, उन्होंने 1917 में बोला था कि भारत में जो इंग्लिश शासन है उसका मूल उद्देश्य ये है कि वो क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करे। किसकी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करे। तो इसी के अंतर्गत ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो इसमें जो प्रावधान थे उनको अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला प्रावधान क्या है देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की
कार्यकारी परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई। ठीक है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वाइसरॉय की, उसकी जो मेंबर्स थे वो कितने हो गए 8, और इनमें से 3 भारतीय सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि आउट ऑफ 8 मेंबर्स 3 विल बी इंडियंस। ठीक है, तो अब ये 8 सदस्य में से 3 भारतीय हो गए। अगर अपन इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो अपन ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती थी उसमें 5 लोग होते थे। एक तो गवर्नर जनरल खुद और उसके 4 मेंबर। ठीक है, और ये चारों मेंबर भी इंडियन नहीं होते थे, नॉन इंडियन होते थे, सारे अंग्रेज होते थे। फिर 1784 में काउंसिल की सदस्यता घटाई गई, वो मेंबर 3 हो गए। फिर 1833 में वापस 4 हो गए। 1861 में इन काउंसिल मेंबर्स की संख्या 5 हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी भारतीय नहीं था। 1874 में इस मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई, लेकिन अभी भी भारतीय नहीं था। लेकिन 1909 में जब अपन ने देखा था कि 1909 में जो स्टेट थे उनमें भारतीय मेंबरों की संख्या बढ़ गई थी, तब इन्होंने क्या किया था, जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक भारतीय सदस्य को लाया गया, और वो विधि मेंबर के रूप में लाया गया। कौन लाया गया, विधि मेंबर के रूप में। अपने जो टॉपिक आज अपने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर यही है। वो सदस्य कौन था, तो वो सदस्य था सत्येंद्र पी सिन्हा। भारत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला भारतीय मेंबर कौन था, सत्येंद्र पी सिन्हा, और उनको कब काउंसिल का सदस्य बनाया गया, 1909 में। ठीक है, और अभी अपन देखते हैं इसका दूसरा प्रावधान। देखिए, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को कम कर दिया गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना। ठीक है, उसका आंसर इसमें, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची बनाकर प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को कम कर दिया गया। केंद्र एवं प्रांत अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाने लगे, यानी कि अभी तक जो कानून बनाने का काम था वो कौन करता था, सेंटर। कौन करता था, केंद्रीय विधान परिषद। इसी की भी अपन हिस्ट्री में जाएं तो अपन देखते हैं कि 1773 में केंद्रीकरण शुरू हुआ था, है ना। गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसके अंडर में आ गए थे बाकी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर, और उनको अधिकार था कि किसी भी प्रोविंस में कोई भी कानून बने तो उसको वो मनाही कर सकता था। और 1833 में तो पूर्णतः प्रोविंस के कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया और सेंटर ही सारे कानून बनाता था। लेकिन 1861 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तब पुनः दोबारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी अधिकार दे दिए गए। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ, देखो 1919 में ये हुआ कि वो विषय निर्धारित कर दिए गए कि सेंटर है वो 47 विषय है, उन पर कानून बनाएगा, और जो प्रोविंस है, प्रांत है, वो इन 50 विषयों में से कानून बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार विकेंद्रीकरण शुरू हो गया और ये सूचियां बन गई, और इस प्रकार केंद्र का नियंत्रण क्या हो गया, कम हो गया। कहां पर, स्टेट में, और केंद्र एवं प्रांत अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाने लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए, अब जो अपन ने देखा कि सेंटर के अलग विषय है वो उन पे कानून बनाएगा, और स्टेट के अलग विषय है वो उन पे कानून बनाएगा। लेकिन जो प्रोविंस या स्टेट के कानून थे ना, उसको 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को पुनः कितने भागों में बांटा गया, 2। पहला था आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड, और दूसरा था हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड। अब ये क्या थे, देखते हैं। देखो, हस्तांतरित विषय के कानून यानी कि ट्रांसफर्ड विषय के कानून गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर बनाते थे। ठीक है, अब देखो, हस्तांतरित विषय थे, स्टेट में 2 प्रकार के विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। इसमें हस्तांतरित विषय के कानून कौन बनाता था, गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर बनाते थे। ये भारतीय मंत्री कौन थे, जो निर्वाचित सदस्य होते थे ना, वही अपने में से भारतीय मंत्रियों को चुनते थे। तो ये भारतीय मंत्री मिलकर कानून बनाते थे। जबकि आरक्षित विषय के कानून गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद मिलकर बनाती थी। अब देखो, जो
आरक्षित विषय थे ना, उसके कानून कौन बनाता था? गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस प्रकार राज्यों में शासन की दोहरी व्यवस्था थी। अब देखो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा अपना कि राज्यों को में दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू की? तो 1919 में लागू की गई थी। इस प्रकार राज्यों में शासन की दोहरी व्यवस्था लागू की गई। इसे द्विध शासन कहा गया। इसे द्विध शासन व्यवस्था कहा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रावधान। देखिए, इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की व्यवस्था की। यानी कि 1919 में केंद्र में क्या हो गया? विधानसभा कितने भागों में बढ़ गई? 2 भागों में। द्विसदनीय विधानसभा की व्यवस्था की, जो क्रमशः काउंसिल ऑफ स्टेट, ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट था ना, ये उच्च सदन था और इसका समयावधि कितनी थी? 5 वर्ष की। ठीक है, यानी कि इसके मेंबर 5 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते थे। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की समय कितना था? 3 वर्ष। यानी कि जो चुनकर सदस्य आते थे ना, या जिनको मनोनीत किया जाता था, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 3 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते थे, जो कालांतर में राज्यसभा एवं लोकसभा कहलाई। ये काउंसिल ऑफ स्टेट तो क्या कहलाई? राज्यसभा। ठीक है, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहलाई? लोकसभा। ठीक है, अभी देखो आगे। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्य थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने थे? 60 सदस्य थे, जिनमें से कम 33 निर्वाचित थे। अब देखो 60 में से 33 यानी कि मोर देन 50% क्या थे? निर्वाचित थे सदस्य। तथा लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 में 104 निर्वाचित सदस्य थे। तो यहाँ भी मोर देन 50% है। इस प्रकार भारत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सेंटर और दोनों सदनों में बढ़ गई। दोनों सदनों में बढ़ गई। ठीक है, अपन ने देखा था कि 1919 में प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत किया गया, लेकिन 1919 में क्या हुआ? देखो 1919 में दोनों जगह ही निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया। स्टेट में तो था ही, और सेंटर में दोनों सदन में, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट में हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दोनों में जो निर्वाचित सदस्य ना, उनका बहुमत हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखते हैं अगला प्रावधान। देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। यानी कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, उसका विस्तार किया गया। अपन ने देखा था 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट शुरू किया गया। कैसे? मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया गया और उनको वोट कौन करते थे? ओनली मुस्लिम। जो एरिया मुस्लिम के लिए रिजर्व होती थी, जो सीट, उनमें मुस्लिम सदस्य खड़ा होता था और वोट कौन करता था? ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर। ठीक है, इस सिस्टम को क्या करा? बढ़ाया गया। कब? 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों यानी कि एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन को मंजूरी दी गई। देखो अभी जो रिजर्व सिस्टम है ना, रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है? किसी भी असेंबली के लिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फिक्स किया जाता है कि ये रिजर्व एरिया है, तो वहां पे उस कम्युनिटी या उस कास्ट का सदस्य खड़ा हो जाता है। लेकिन वहां पे जो वोट करने वाले लोग होते हैं ना, वो सारी कम्युनिटी के या सारी कास्ट के लोग वोट करते हैं। लेकिन ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन था ना, इसमें रिजर्व एरिया में जो मेंबर खड़ा होता था, उसी की कम्युनिटी के लोग उसको वोट करते थे। इस प्रकार उस टाइम के रिजर्वेशन सिस्टम में और अब के रिजर्वेशन सिस्टम में काफी फर्क है। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रावधान। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। देखो अभी तक अपन ने देखा था कि 1833 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की थी कि भारतीयों को कंपनी के पद पर पहुंचाया जाए, और उसके लिए सिफारिश भी की गई थी। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? विद्रोह किया और वो काम नहीं हो पाया। लेकिन 1853 में जब ब्रिटिश क्राउन ने साफ कर दिया कि भारतीयों की भागीदारी कहाँ होगी, जो कंपनी की सिविल से हैं, सिविल पद है उन पे होगी, तो मैकाले समिति नियुक्त की गई 1854 में। लेकिन फाइनली देखो लोक सेवा आयोग का गठन
को मंजूरी दी गई। और ये कब बना? इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1919 के अधिनियम में प्रावधान लाया गया कि एक लोक सेवा आयोग होगा और 1 अक्टूबर 1926 को सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी कर दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रावधान। फाइनल और अंतिम पॉइंट है आज के लेसन का। 1919 में पहली बार केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट को अलग कर प्रांतीय विधायिका को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया। इससे पहले क्या होता था? सेंटर यानी कि केंद्रीय विधान परिषद ही सारे बजट का निर्माण करती थी और उनका आवंटन करती थी। लेकिन 1919 में पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता दी गई कि आप अपना बजट बनाओ और उसको यूज करो। ठीक है, इस प्रकार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग कर प्रांतीय विधायिका को अपना बजट बनाने का अधिकार दिया गया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आरपीसी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।